अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ऊरी के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ऊरी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फंक्शनल एनाटमी ऑफ ऊरी के बारे में पढ़ेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऊरीज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा ओवेरियन हार्मोन्स जो कि ऊरी सिक्रीट करती हैं, इन सब के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। ऊरी इज द गोनेड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। ऊरी गोनेड है या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल की। दो किस्म के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ ऊरीज आते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइना वगैरह आते हैं। ए वुमन हैज टू ऊरीज, एक वुमन में टू ऊरीज होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू ऊरीज, एक यूट्रस के एक साइड पे होता है और दूसरा यूट्रस के दूसरे साइड पे होता है और इसमें एग और ओ होती है। जब वो एग और ओ की रिलीज होती है तो फेम्ब्रिया इसको रिसीव करती है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फेम्ब्रिया कहा जाता है। फिर ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाती हैं और नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब में इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फिर ये फर्टिलाइज ओव्यूम यूट्रस की तरफ जाती हैं और यूट्रस में ये इम्प्लांट हो जाती है। ऊरीज हैव टू फंक्शंस, ऊरीज के दो मेन फंक्शन है, एक है गेमेटोजेनिक और दूसरा है एंडोक्राइन। गेमेटोजेनिक फंक्शन ये है ऊरी का कि एग और ओव्यूम की प्रोडक्शन करती हैं और रिलीज भी करती हैं। एग और ओव्यूम फीमेल गीमीट है। और एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं उसकी सिक्रीशन काज करती है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ऊरी। ऊरीज आर फ्लैटेंड ओवाइड बॉडीज। ऊरीज की जो शेप है वो ओवल है, मीन्स लाइक इन एग है और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वेड्थ है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। हर ऊरी हेलम के पॉइंट पे ब्रड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस के साथ मेसोवेरियम और ओवेरियन लिगामेंट के जरिए से अटैच होती है। अब हेलम क्या चीज़ है? हेलम वो पार्ट है ऊरी का जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व ऊरी को एंटर करती है। तो इस पॉइंट पे ऊरी ब्लड लिगामेंट के साथ मेसोवेरियम के जरिए से अटैच होती है। और मेसोवेरियम क्या चीज़ है? मेसोवेरियम ब्लड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस का वो पोर्शन है जो कि ऊरी को सस्पेंड करके रखती है और ओवेरियन लिगामेंट जो है ये ऊरी को लेटरल सरफेस ऑफ द यूट्रस के साथ अटैच करके रखती है। ईच ऊरी हैज टू पोर्शन, हर ऊरी टू पोर्शन पे मुश्तमिल होती है, एक है मेडोला और दूसरा है कार्टेक्स। मेडोला और जोना वास्कुलोसा इज द सेंट्रल डीपर पोर्शन ऑफ द ऊरी। मेडोला या जोना वास्कुलोसा ऊरी का सेंट्रल डीपर पोर्शन है और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रोमा होती है। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, लिम्फेटिक्स होती है और स्मूथ मसल फाइबर की बंडल्स होती है। कार्टेक्स, कार्टेक्स इज द आउटर ब्रडर पोर्शन एंड हैज कॉम्पैक्ट सेलुलर लेयर। कार्टेक्स ऊरी का आउटर ब्रडर पोर्शन है और ये कॉम्पैक्ट सेलुलर लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। कॉम्पैक्ट सेलुलर लेयर का मतलब यह है कि सेल्स आपस में अटैच होते हैं, इसके दरमियान गैप नहीं होती। इट इज इंटरप्टेड एट द हेलम वेयर द मेडोला इज कंटिन्यूअस विद मेसोवेरियम। ये कार्टेक्स हेलम के पॉइंट पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मेडोला डायरेक्टली मेसोवेरियम के साथ कंटिन्यूअस होती है। कार्टेक्स इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम अंडरनीथ अ फाइब्रस लेयर नोन एज ट्यूनिका अल्बोगेनिया। ये ऊपर वाली जो लेयर है कार्टेक्स की इसको फाइब्रस लेयर कहा जाता है और ये जो फाइब्रस लेयर के अंडरनीथ है ये जर्मिनल एपिथेलियम है जिसको ट्यूनिका अल्बोगेनिया कहा जाता है। कार्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कार्टेक्स 3 मेन स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती है। नंबर फर्स्ट जो है वो है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट ओवेरियन फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नजर आती है कार्टेक्स में ये ओवेरियन फॉलिकल को मुख्तलिफ स्टेजेस में रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल मुख्तलिफ स्टेज में होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं ओवेरियन फॉलिकल के। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं और तीसरा जो है ये है इंटरस्टिशियल सेल्स।
Interstitial cells, which are clusters of epithelial cells with fine lipid granules, formed mainly from theca interna. इंटरस्टिशियल सेल्स ये एपिथेलियल सेल का क्लस्टर्स है, मींस एपिथेलियल सेल्स की ग्रुप है और इसके अंदर लिपिड ग्रेन्यूल्स होती है जो कि मेनली डेराइव होती है टेका इंटरना से। टेका इंटरना ये इनर सेलुलर एंड वास्कुलर लेयर है ओवेरियन फॉलिकल की। ओवेरियन फॉलिकल की टू मेन लेयर्स होती है, एक है टेका एक्सटर्ना जो कि आउटर लेयर होती है और दूसरी है टेका इंटरना जो कि इनर लेयर होती है। ओवेरियन फॉलिकल्स वक्त के साथ साथ अपना साइज़ और शेप चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इसके डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं। पहला जो फॉलिकल्स है उसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। फिर इस प्रिमोर्डियल फॉलिकल की कन्वर्जन हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल में। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है वेजिकुलर फॉलिकल में, और फिर ये वेजिकुलर फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल जो कि एक फॉलिकल्स का सबसे मैच्योर फॉर्म है, फिर इसकी रप्चरिंग हो जाती है और इससे एग रिलीज हो जाती है, मींस ओव्यूलेशन हो जाती है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि पहले प्रिमोर्डियल फॉलिकल की फॉर्मेशन किस तरह होती है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में मींस जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो ओवेरियन फॉलिकल का जो कॉर्टेक्स है उसका आउटर पार्ट जर्मिनल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल रजेस से डिराइव्ड होती है। जब वक्त के साथ साथ फीटस की डेवलपमेंट होती है तो जर्मिनल एपिथेलियम से प्रीमोर्डियल ओवा बन जाता है, और ये प्रीमोर्डियल ओवा कार्टेक्स के सरफेस से इनर सब्सटेंस ऑफ द कार्टेक्स की तरफ मूवमेंट करती है, और वहाँ पे स्पेंडल सेल्स का एक लेयर होता है जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है, वो उसको कवर कर लेते हैं। जब ग्रेनुलोसा सेल्स इसको कवर कर लेते हैं तो प्रीमोर्डियल ओवा और ग्रेनुलोसा सेल्स दोनों को प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल की नंबरिंग वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 7 या 8 मंथ का होता है तो एक ही ओरी में 6 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, लेकिन जब बर्थ का वक्त आता है तो दोनों ओरीज में सिर्फ 1 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल रह जाते हैं, और बाकी जितनी भी फॉलिकल्स हैं उसकी डिजेनरेशन हो जाती है। पबर्टी की टाइम पे फॉलिकल्स सिर्फ 3 to 4 लेक रह जाते हैं। मेनार्की के बाद मींस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद दोनों में से किसी एक ओरीज में सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है और इससे एग रिलीज होती है, और हर साइकिल में बहुत सारी फॉलिकल की डिजेनरेशन हो जाती है। तो फॉलिकल्स की इस डिजेनरेशन को एट्रेजिया कहा जाता है, और डिजेनरेटेड फॉलिकल को एट्रेटिक फॉलिकल कहा जाता है। फिर इन एट्रेटिक फॉलिकल की फाइब्रोसिस हो जाती है, मींस हार्डनिंग हो जाती है, और फाइब्रोटिक फॉलिकल्स को कार्पस फाइब्रोसा कहा जाता है। एट्रेजिया फॉलिकल्स के हर लेवल में होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रीमोर्डियल फॉलिकल की डिजेनरेशन होती है या प्राइमरी फॉलिकल की डिजेनरेशन होती है, बल्कि ओवेरियन फॉलिकल के हर स्टेज में फॉलिकल्स की डिजेनरेशन होती है। प्राइमरी फॉलिकल भी डिजेनरेट होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल भी डिजेनरेट होते हैं, और इसके अलावा वेसिकुलर फॉलिकल, ये सब डिजेनरेट होते हैं। और डिजेनरेटेड फॉलिकल डिसअपेयर हो जाते हैं और कोई स्कार मीन निशानी वगैरह नहीं छोड़ते। फंक्शन ऑफ ओरीज। ओरीज 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करती है। इसके अलावा वो जेनेसिस मीन्स एग की रिलीज करती हैं। तो पहले स्टार्ट लेते हैं ओवेरियन हार्मोन से। ओरीज फीमेल सेक्स हार्मोन मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा ओरी कुछ और हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, जिसमें इनहिबिन आता है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन इनहिबिट करती हैं। रिलिक्सिन आता है जो कि मेनली कार्पस ल्यूटेम ऑफ द ओरी सीक्रेट होते हैं, और इसके अलावा इसमें एंड्रोजिन भी आता है जो कि एस्ट्रोजिन का प्रिकर्सर है, मीन इससे एस्ट्रोजिन बनता है। एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहाँ से होती है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में और प्रेग्नेंट वुमेन में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन टू डिफरेंट टिश्यू से होती है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में एस्ट्रोजन मेनली टेका इंटरनल सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल से सिक्रीट होते हैं, और इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में ये कार्पस ल्यूटेम से भी सिक्रीट होते हैं। अब कार्पस ल्यूटेम क्या चीज़ है? जब भी ग्राफियन फॉलिकल्स की डिजेनरेशन हो जाती है तो इससे कार्पस ल्यूटेम बन जाता है। ये एक येलोविश सा टिश्यूज है। एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्री ओव्यूलेटरी फेज में डोमिनेट होती है, मींस
मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज है मींस फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन की सिक्रेशन डोमिनेंट होती है, ज़्यादा होती है। अब एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? एस्ट्रोजन जो है वो मेनली डेराइव होता है एंड्रोजन से, और एंड्रोजन में ये पर्टिकुलरली डेराइव होता है एंड्रोस्टेरोडियोन से, और एंड्रोस्टेरोडियोन की सिक्रीशन मेनली टेका इंटरनल सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कराते हैं। फिर ये एंड्रोस्टेरोडियोन टेका इंटरनल सेल्स से ग्रेनुलोसा सेल की तरफ मूवमेंट करते हैं। टेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स ये फॉलिकल्स के लेयर है। टेका सेल्स 2 लेयर्स बनाती हैं, टेका इंटरना एंड टेका एक्सटर्ना, और इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। तो जब वो एंड्रोस्टेरोडियोन टेका सेल से ग्रेनुलोसा सेल की तरफ मूवमेंट करती है तो वहाँ पे ये एरोमेटेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं एस्ट्रोजन में। मीन्स एस्ट्रोजन की प्रिकर्सर की सिंथेसिस टेका इंटरनल सेल में होती हैं और एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन ग्रेनुलोसा सेल्स में होती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है थ्रू आउट द लाइफ। प्रेग्नेंट वुमेन में एस्ट्रोजन मेनली सिक्रेट होता है प्लेसेंटा से। केमिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज लिपिड नेचर है और ये C18 स्टेरॉयड है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की 3 मेन फॉर्म्स है, बीटा एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल। ये एस्ट्रोजन की तीनों फॉर्म्स प्लाज्मा में सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन तीनों में बीटा एस्ट्रेडियोल क्वांटिटी के लिहाज से और पोटेंसी के लिहाज से एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल से ज़्यादा है। प्लाज्मा लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का प्लाज्मा लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेज में डिफरेंट होता है। पहले ही बताया कि प्री ओव्यूलेटरी फेज में मींस फॉलिकुलर फेज में ज़्यादा होता है। तो फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में 30 to 200 पिकोग्राम पर ml होती है। इसके अलावा नॉर्मल एडल्ट मेल में भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है और इसकी कंसनट्रेशन 12 to 34 पिकोग्राम पर ml होती है। एस्ट्रोजन की जो हाफ लाइफ है वो 30 to 60 मिनट्स है। मींस 30 to 60 मिनट में हाफ ऑफ एस्ट्रोजन की डिग्रेडेशन हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मेनली कोलेस्ट्रॉल और एसीटेट से सिंथेसाइज होता है। अगर एस्ट्रोजन की सिंथेसिस एसीटेट से होती है तो पहले इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। अब अगर एस्ट्रोजन की सिंथेसिस एसीटेट से होती हैं तो पहले ये कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, और फिर ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में, और प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरोन बनता है। प्रोजेस्टेरोन फिर कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में, और टेस्टोस्टेरोन से फिर एस्ट्रोजन बनता है। तो इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोजन के सिंथेसिस के टाइम पे पहले प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस होती है, लेकिन तकरीबन सारा टेस्टोस्टेरोन ओवरीज लीव करने से पहले कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, और सिर्फ 1/15 ऑफ टेस्टोस्टेरोन की प्लाज्मा में और ओवरी से सिर्फ 1/15 ऑफ टेस्टोस्टेरोन की फीमेल प्लाज्मा में सिक्रेशन होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्ट्रोजन इन प्लाज्मा। एस्ट्रोजन कभी भी प्लाज्मा में अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। मेनली ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन में ये फिर अल्बुमिन के साथ मेनली बाउंडेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन ग्लोबुलिन के साथ भी बाउंडेड फॉर्म में होती हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन और एस्ट्रोजन का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक है। तो इस वजह से एस्ट्रोजन टिश्यू साइड पे इजीली प्लाज्मा से टिश्यू की तरफ रिलीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म है, एस्ट्रोजन की जो डिग्रेडेशन है वो मेनली लीवर में होती है। पहले यहाँ पे इसकी ग्लूकोनाइड्स और सल्फेट के साथ कंजुगेशन की जाती हैं, और फिर ये कंजुगेशन प्रोडक्ट बाइल और यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट की जाती हैं। कंजुगेटेड प्रोडक्ट का 1/5 बाइल के ज़रिए से एक्सक्रीट की जाती हैं, और इसका रिमेनिंग जो है वो यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट की जाती है। इसके अलावा लीवर एस्ट्रोजन का जो एक्टिव फॉर्म है एस्ट्रेडियोल, इसके इनएक्टिव फॉर्म में मीन्स एस्ट्रियोल में कन्वर्ट करा लेता है। इसका मतलब यह है कि जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो या तो लीवर इसकी कंजुगेशन करा लेता है और इसको एक्सक्रीट करा देता है, और या इसकी जो एक्टिव फॉर्म है इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेती है। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मेजर फंक्शन ये है कि ये सेक्सुअल ऑर्गन्स
और इसके अलावा जितनी भी टिश्यूज़ है जिसका रिप्रोडक्शन के साथ कोई भी ताल्लुक हो उसमें सेलुलर प्रोलिफरेशन और टिश्यू ग्रोथ को इंक्रीज करा लेता है। चाइल्डहुड में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन स्मॉल क्वांटिटी में होती है, लेकिन जब भी प्यूबर्टी आ जाती है तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं? तो पहले स्टार्ट लेते हैं ओवेरियन फॉलिकल से कि ओवेरियन फॉलिकल पे एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट है। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल्स की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करा देते हैं, जिसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये थेका सेल्स की सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करा देते हैं, मींस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन को भी इंक्रीज करा देता है। इफेक्ट ऑन द यूट्रस। अब एस्ट्रोजन का यूट्रस पे क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट ये है कि ये एंडोमेट्रियल सेल्स की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करा देता है, मींस इसमें माइटोसिस को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से यूट्रस की साइज चाइल्डहुड के लिहाज से डबल हो जाती है। और दूसरा इफेक्ट ये है कि ये एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करा देता है, क्योंकि जितनी भी ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम की तरफ गए होते हैं उसकी डायरेक्शन करा लेता है और इसकी प्रोलिफरेशन भी करा लेता है, मींस उसकी नंबरिंग को भी इंक्रीज करा देता है। तीसरा इफेक्ट ये है कि ये एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन और फैट्स की डिपोजिशन को इंक्रीज करा देता है, क्योंकि ग्लाइकोजन और फैट्स इम्प्लांटेड एम्ब्रियो का फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाए तो पहले से इसके लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करा लेता है। पांचवा इफेक्ट ये है कि ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की भी प्रोलिफरेशन और रिलेशन करा लेता है और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है, और इसके अलावा इसकी तरफ ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करा देता है। छठा इफेक्ट यह है कि यूट्राइन मसल की स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी मीन कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी ऑफ द यूट्राइन मसल, इनको भी इंक्रीज करा देता है। और इसके अलावा यूट्राइन मसल की ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करा देता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक बर्थ हार्मोन है जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रिलीज होता है और ये यूट्रस की कंट्रैक्शन को इंक्रीज करा देता है, तो इस वजह से ये चाइल्ड बर्थ में आसानी पैदा करा देता है। सातवां इफेक्ट ये है कि ये यूट्राइन मसल की कंट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करा देता है। तो ये सारे चेंजेस जो आते हैं ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करा देते हैं। इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब। एस्ट्रोजन फेलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा लाइनिंग पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके अंदर जो सेलेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उसके नंबर और साइज़ को इंक्रीज करा देते हैं। दूसरा इफेक्ट यह है कि हमें पता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर सेलिया होती हैं जो कि ओयूम की मूवमेंट करा देते हैं फ्राम ओरी टू यूट्रस। तो एस्ट्रोजन इस सेलिया की एक्टिविटी को इंक्रीज करा देते हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओयूम की मूवमेंट को फैसिलिटेट करा देते हैं। तीसरा इफेक्ट यह है कि ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो कि फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन करा देते हैं और यही म्यूकस ओयूम की मूवमेंट में हेल्प करा देते हैं। तो एस्ट्रोजन इस ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करा देते हैं। तो ये जितने भी चेंजेस आते हैं फेलोपियन ट्यूब में ये ओयूम की फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। इफेक्ट ऑन वेजाइना। एस्ट्रोजन वेजाइना के क्यूबाइडल एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट करा देता है, मींस पबर्टी से पहले वेजाइनल एपिथेलियम क्यूबाइडल टाइप होती हैं, लेकिन पबर्टी के बाद वेजाइनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड टाइप होती हैं, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ट्रामा और इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्यूबाइडल एपिथेलियम। दूसरा इफेक्ट यह है कि वेजाइनल एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन करा देता है, जिसकी वजह से वेजाइनल एपिथेलियम के लेयर में इंक्रीज आ जाता है। तीसरा इफेक्ट यह है कि ये वेजाइना की पीएच को रिड्यूस करा देता है, मींस इसको एसिडिक बना देता है। तो ये जितनी भी चेंजेस आते हैं वेजाइना में ये एक कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन है जिसे गोनोरियल वेजिनाइटिस कहते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए नेसेसरी होते हैं। तो अगर ये गोनोरियल वेजिनाइटिस हो भी जाए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एस्ट्रोजन की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो कि मेल या फीमेल में पबर्टी के बाद ज़ाहिर होते हैं। तो एस्ट्रोजन का इस सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट यह है कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं, स्पेशली हेयर की डेवलपमेंट करा देते हैं प्यूबिक रीजन में और एक्जिला। प्यूबिक रीजन नाफ के नीचे जो रीजन होता है उसे प्यूबिक रीजन कहा जाता है और एक्जिला आर्मपिट को कहते हैं। तो एस्ट्रोजन प्यूबिक रीजन और एक्जिला में हेयर की डेवलपमेंट करा देता है।
इसके अलावा स्काल्प के ऊपर मीन्स कुपटे के ऊपर ये हेयर की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा देता है। और इसके अलावा जो बॉडी पार्ट है उसमें हेयर की ग्रोथ फीमेल में कम होती है। चेंजेस इन स्किन, एस्ट्रोजन स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है और इसके अंदर वस्कुलरिटी को इंक्रीज़ करा देता है, जिसकी वजह से स्किन के रेडनेस में भी थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है। चेंजेस इन बॉडी शेप, एस्ट्रोजन शोल्डर को नैरो करा देता है, हिप ब्रॉडन हो जाती है और इसके अलावा थाई कन्वर्ज हो जाती है, मीन्स थाई एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है और आर्म्स डाइवर्ज हो जाती हैं, मीन्स आर्म एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। और इसके अलावा ब्रेस्ट और बटक में फैट की डिपोजिशन इंक्रीज हो जाती है। जब फैट की डिपोजिशन इंक्रीज हो जाती है तो ब्रेस्ट और बटक का साइज़ इंक्रीज हो जाता है और इसकी स्वेलिंग हो जाती है। चेंजेस इन पेल्विस, एस्ट्रोजन पेल्विस की ब्रडनिंग करा देता है, पेल्विस को राउंड और ओवल शेप देता है। इसके अलावा पेल्विक आउटलेट जो कि ट्रू पेल्विस का लोअर ओपनिंग है उसको भी राउंड और ओवल शेप देता है। तो फीमेल का जो पेल्विस है वो मेल के लिहाज से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मेल का पेल्विस फनल शेप का होता है और फीमेल का पेल्विस राउंड और ओवल शेप की होती हैं। चेंजेस इन वॉइस, फीमेल की वॉइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती क्योंकि लेरिंग्स जो पुबर्टी से पहले होता है वो पुबर्टी के बाद भी होता है। तो इस वजह से जो वॉइस होता है वो हाई पिच होता है, मीन्स श्रिल वॉइस होता है। इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रोमल टिश्यूज़ जो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसकी डेवलपमेंट करा देता है। इसके अलावा डक्टाइल सिस्टम, डक्ट का जो सिस्टम है, डक्ट एक ऐसा ट्यूब है जो कि मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से नेपल तक लेके जाती हैं, तो डक्टाइल सिस्टम की ग्रोथ भी करा देता है। तीसरा इफेक्ट ये है कि ये डक्टाइल सिस्टम के अंदर फैट की डिपोजिशन करा देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो जाती है और इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। तो ये जितनी भी चेंजेस आती हैं ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करा देती हैं, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए प्रिपेयर करा देती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की लोब्यूल्स और एलोलाई की भी टू सम एक्सटेंट डेवलपमेंट करा देता है। ब्रेस्ट लोब्स में डिवाइड होते हैं और ये लोब्स कई लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं और इन लोब्यूल्स के अंदर एलोलाई होती हैं जो कि मिल्क की सिक्रीशन करा देते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन है वो प्रोजेस्टेरोन के मुकाबले में ब्रेस्ट का कम डेवलपमेंट करा देते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट के फुल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और प्रोलेक्टिन ब्रेस्ट के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इफेक्ट ऑन द बोन्स, एस्ट्रोजन बोन्स में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मीन्स बोन फार्मिंग एक्टिविटी को स्टिमुलेट करा देते हैं। तो इस वजह से पबर्टी के टाइम पे बोन की ग्रोथ रेट बहुत तेज़ सी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बिल्कुल इसी वक्त एस्ट्रोजन एपिफेज और शेफ्ट की फ्यूजन को भी तेज़ करा देता है, क्योंकि हमें पता है कि बोन मेनली 3 रीजन पे मुश्तमिल होता है। जो एक्सट्रीम वाला रीजन है इसको एपिफेज कहते हैं, जो मिड वाला रीजन है इसको डायफेज कहते हैं और जो एपिफेज और डायफेज को आपस में कनेक्ट करती हैं इसको मेटाफेज कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज होता है। जब भी ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है तो बोन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जब ये सारा कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है तो एपिफेज और डायफेज की फ्यूजन हो जाती है। तो पबर्टी के टाइम पे एस्ट्रोजन एपिफेज और शेफ्ट की फ्यूजन वक्त से पहले करा लेता है और एस्ट्रोजन का ये जो इफेक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है मेल में इसके लिहाज से काफ़ी स्ट्रांगर है, मीन्स एस्ट्रोजन एपिफेज और डायफेज की फ्यूजन तेज़ करा लेता है इस कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी वजह से फीमेल्स की बोन ग्रोथ मेल के लिहाज से फ्यू ईयर्स पहले रुक जाती है और ये मेन रीज़न है कि फ़ीमेल मेल के लिहाज से कद में कम होती है। लेकिन ओल्ड एज में एस्ट्रोजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज़ है जिसमें बोन एक्सट्रीमली वीक और फ्रेजाइल हो जाता है, मीन्स इजीली ब्रेकेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बोन में इजीली फ्रैक्चर आ सकते हैं। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे एस्ट्रोजन का इफेक्ट ये है कि ये प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करा देता है, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करा देता है, जिसकी वजह से टोटल बॉडी प्रोटीन में इंक्रीज़ आ जाती है। फैट मेटाबॉलिज्म पे एस्ट्रोजन का इफेक्ट ये है कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, ब्रेस्टों, बटक एंड थाई में फैट की डिपोजिशन को इंक्रीज़ करा देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट, बटक और थाई की स्वेलिंग हो जाती है और इसके साइज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। फीमेल की जो ओवरऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मेल के लिहाज से कम है, क्योंकि फीमेल में फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो गई होती हैं और फैट की ग्रेविटी लो होती है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एस्ट्रोजन रेनल ट्यूब्यूल के ज़रिए से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा देता है, जिसका मतलब यह है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करा देता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है
और ये इफेक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनली सिग्निफिकेंट होता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एस्ट्रोजन स्टेरॉइड इन नेचर है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसकी वजह से ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और इसकी जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इसके रिसेप्टर की 2 टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर। अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर यूट्रस, लीवर, हार्ट और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर ये ऊरिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन अपना एक्शन जीन्स के थ्रू परफॉर्म करता है, मीन्स ये डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर देता है। रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेशन। एस्ट्रोजन की सिक्रेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि रिलीज होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये रेगुलेट करती हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, ये रेगुलेट करती हैं। मीन्स जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन हो जाए हाइपोथैलेमस से, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देती है और वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो अपना एक्शन साइक्लिक एएमपी के थ्रू परफॉर्म करता है, मीन्स सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन ग्रेनुलोसा सेल्स और थेका सेल में इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि थेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स की सेक्रेटरी एक्टिविटी के लिए स्टिमुलस का काम देते हैं। तो थेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन की सिक्रेशन हो जाती है और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन बाय नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट करा देती हैं। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन की सिक्रेशन भी डिक्रीज हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोजन अपना सिक्रेशन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू खुद कंट्रोल करता है। इसके अलावा इनहिबिन जो कि ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रेट होती हैं, वो भी एस्ट्रोजन की सिक्रेशन को डिक्रीज करा देती हैं। किस तरह डिक्रीज करा देती हैं? क्योंकि ये इनहिबिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करा देते हैं। जब इनकी सिक्रेशन इनहिबिट हो जाए तो एस्ट्रोजन की सिक्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का जो सोर्स ऑफ सिक्रेशन है वो भी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में और प्रेग्नेंट वुमेन में डिफरेंट है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में मीन्स प्री ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन थेका इंटरनल सेल्स ऑफ ओवरी से सिक्रेट होते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में मीन्स पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जिसमें सेक्रेटरी फेज आता है उसमें प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटम ऑफ द ओवरी से सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह प्रोजेस्टेरोन भी थ्रू आउट द लाइफ स्मॉल अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होती हैं, लेकिन कार्पस ल्यूटम की डिजनरेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाती हैं। इस वजह से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉइड इन नेचर है और ये C21 स्टेरॉइड है। हाफ लाइफ है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की हाफ लाइफ 4 to 5 मिनट्स है, मीन्स 4 to 5 मिनट्स में हाफ ऑफ प्रोजेस्टेरोन की डिग्रेडेशन हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन भी बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह एसीटेट और कोलेस्ट्रॉल से होती है ओवरीज में। प्लाज्मा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का जो प्लाज्मा लेवल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेज में डिफरेंट होता है। फॉलिकुलर फेज में जो कि प्री ओव्यूलेटरी फेज है उसमें प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन डिक्रीज होती है, जबकि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जिसमें ल्यूटियल फेज आता है उसमें प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है। तो फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन सिर्फ 0.9 नैनोग्राम पर ml होती हैं। इसके अलावा नॉर्मल एडल्ट मेल में भी प्रोजेस्टेरोन होती हैं और इसकी कंसंट्रेशन 0.3 नैनोग्राम पर ml ऑफ द प्लाज्मा होती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ब्लड। बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह प्रोजेस्टेरोन भी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होती है। हमें पता है कि प्रोजेस्टेरोन की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ 4 to 5 मिनट्स हैं। इस वजह से सिक्रेशन के फ्यू मिनट्स बाद तकरीबन सारे प्रोजेस्टेरोन की डिग्रेडेशन हो जाती हैं और ये दूसरे स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये डिग्रेडेशन मेनली लीवर में होती है और इस डिग्रेडेशन का जो इन प्रोडक्ट है वो प्रेग्नेडियोल है, जो कि लीवर में ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट हो जाता है और फिर यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन की जाती है। फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन यूट्रस और ब्रेस्ट की प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देता है।
जबकि प्रोजेस्टेरोन फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस, प्रेगनेंसी के लिए फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस और लैक्टेशन के लिए फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आखिर में प्रिपरेशन होती है यूट्रस और ब्रेस्ट की, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन की तरह प्रोजेस्टेरोन भी सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब, प्रोजेस्टेरोन फेलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा लाइनिंग की सिक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देते हैं। मींस प्रोजेस्टेरोन फेलोपियन ट्यूब की ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करा देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती हैं। और जितने देर तक फर्टिलाइज ओव्यूम फेलोपियन ट्यूब में होती हैं तो ये इस म्यूकस को एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा ये म्यूकस फर्टिलाइज ओव्यूम की मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस में भी हेल्प करा देते हैं। इफेक्ट ऑन द यूट्रस, प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रेटरी फेज के टाइम पे यूट्राइन एंडोमेट्रियम की सेक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देते हैं। तो इस तरह ये यूट्रस को फर्टिलाइज ओव्यूम की इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करा देते हैं। प्रोजेस्टेरोन का पहला इफेक्ट ये है कि ये एंडोमेट्रियल सेल्स की नंबर और साइज को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इंक्रीज आ जाती है। सेक्रेटरी फेज की बिगिनिंग में यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस 1 mm होती है, लेकिन सेक्रेटरी फेज की एंड में यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस 5 to 6 mm होती है। इसका मतलब यह है कि प्रोजेस्टेरोन 5 to 6 टाइम यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज करा देता है। दूसरा इफेक्ट यह है कि यूट्राइन ग्लैंड्स की साइज को और इसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करा देता है। तीसरा इफेक्ट यह है कि ये यूट्राइन ग्लैंड्स की एपिथेलियल सेल्स की सेक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देते हैं। चौथा इफेक्ट यह है कि ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर लिपिड्स और ग्लाइकोजन की डिपोजिशन को इंक्रीज करा देते हैं। पांचवा इफेक्ट यह है कि ये एंडोमेट्रियम की तरफ ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करा देते हैं, क्योंकि जो भी वेसल एंडोमेट्रियम की तरफ गए होते हैं इसके साइज़ को इंक्रीज करा देते हैं और इसमें वासोडाइलेशन काज करते हैं। छठा इफेक्ट यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्राइन कंट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा देते हैं, ताकि इम्प्लांटेड ओव्यूम की एक्सपर्जन को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि यूट्रस अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगा तो इमैच्योर बेबी की बर्थ होगी। तो इस वजह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन यूट्राइन कंट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा लेता है। इफेक्ट ऑन द सर्विक्स, प्रोजेस्टेरोन का सर्विक्स पे इफेक्ट यह है कि ये सर्विकल म्यूकोसा की थिकनिंग को इंक्रीज करा देते हैं, जिसकी वजह से सेक्रेटरी फेज के टाइम पे और इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे ये स्पर्म की ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द यूट्रस को इनहिबिट करा देते हैं। इफेक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, प्रोजेस्टेरोन लोब्यूल्स और एल्वोलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को इंक्रीज करा देता है। तो इसका मतलब यह है कि मेमोरी ग्लैंड की सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करा देते हैं। इसके अलावा ये ब्रेस्ट की सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करा देते हैं और ब्रेस्ट से जितनी भी फ्लूइड की सिक्रीशन होती हैं वो ब्रेस्ट में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो जाती है और ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, प्रोजेस्टेरोन का हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट इंशाल्लाह हम रेगुलेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन में पढ़ेंगे। थर्मोजेनिक इफेक्ट, प्रोजेस्टेरोन का थर्मोजेनिक इफेक्ट ये है कि ये ओव्यूलेशन के बाद हाइपोथैलेमिक सेंटर जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटरल फेज के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और इस द रिजल्ट वेंटिलेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके नतीजे में एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, मींस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोजेस्टेरोन की जब कंसंट्रेशन नॉर्मल होती हैं तो ये रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देते हैं, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देते हैं, क्योंकि जब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती हैं तो ये अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और अल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर अल्डोस्टेरोन की रिसेप्टर ब्लॉक हो गई तो अल्डोस्टेरोन अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसके रिसेप्टर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है ए प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और दूसरे हैं बी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, और इन दोनों का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है। बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह प्रोजेस्टेरोन भी अपने एक्शन जीन्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं
वो कार्पोस्यूटम को स्टिमुलेट कर देती हैं और कार्पोस्यूटम पर प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन काज कर देते हैं। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं उसके कंट्रोल में होती है। तो जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करा देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट उरी। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।